हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम फिर से एक नए सेशन के साथ आए हैं। दोस्त, सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको हम बता देते हैं कि अगर एलपी सीबीटी 2 का अगर बात करिएगा, एलपी सीबीटी 2 का, तो एलपी सीबीटी 2 में हम दो पोर्शन चलाते हैं। एक बेसिक साइंस का चलाते हैं, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का, और एक पोर्शन हम चलाते हैं ट्रेड का। एक पोर्शन हम ट्रेड का चलाते हैं, और ट्रेड में अगर बात करिएगा तो दो चलता है, एक इलेक्ट्रिशियन का चलता है और एक फिटर का चलता है। तो जो भी नए कैंडिडेट आए हैं, इस सारा वीडियो इसमें इलेक्ट्रिशियन में 5 चैप्टर कंप्लीट हो गया है और इसका प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। इसी के साथ इसमें 2 लेक्चर गया है, तीसरा लेक्चर जल्द अपलोड किया जाएगा। अगर बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का बात करते हैं तो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में आपको पता है कि बेसिक साइंस का 10 चैप्टर है और इसी के साथ इंजीनियरिंग ड्राइंग का 6 चैप्टर है। इस 6 चैप्टर में आपको 2 चैप्टर कंप्लीट हुआ है और तीसरा चैप्टर स्टार्ट हुआ है, प्रोजेक्शन हुआ है। इंजीनियरिंग ड्राइंग का बेसिक साइंस का अगर बात करिएगा तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंप्लीट हुआ है और इसी के साथ न्यूमेरिकल में स्पीड एंड वेलोसिटी चल रहा है और दूसरा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी ही शुरू हुआ है जो न्यूमेरिकल का है। तो न्यूमेरिकल का अलग ही सीरीज आता है, उसको भी आप देख सकते हैं, आपको अल्टरनेट में देखने को मिलेगा, चैनल से अगर जुड़े रहिएगा था। और इलेक्ट्रिसिटी जो थ्योरी था वो समाप्त हो चुका है और अगला जो थ्योरी हम बोले थे कि अगला जल्द आपको थ्योरी जो चलाएंगे एमसीक्यू, वो किसका चलाएंगे, तो हीट चैप्टर का चलाएंगे, हीट चैप्टर का, जिसमें पिछले 2019 में जहां से क्वेश्चन अधिकतम पूछने की जो बना था वो हिसाब से हम देखे हैं तो हीट चैप्टर में भी अच्छा क्वेश्चन बना है, इसलिए हीट चैप्टर उठाए हैं। तो हीट चैप्टर का न्यूमेरिकल पार्ट होगा जो न्यूमेरिकल के सीरीज में आएगा और इसमें जो थ्योरी जो एमसीक्यू बनता है उसके सीरीज अलग चलता है। तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी समाप्त हुआ है, इसी के जस्ट अब स्टार्ट हम किए हीट, और आज भी आपको सेशन हीट ही देखने को मिलेगा। अगर हीट में अगर बात करिएगा तो हीट में 1 से 100 तक क्वेश्चन जो दिया हुआ है, 1 से 100 तक क्वेश्चन जो दिया गया है वो न्यूमेरिकल का पार्ट दिया गया है, न्यूमेरिकल का पार्ट दिया गया है जो अदर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो उसमें से भी जो भी एलपी में पेपर बना है इसका न्यूमेरिकल का, उसको हम जो न्यूमेरिकल का स्पेशल सीरीज आता है उसके माध्यम से आपको हम करवा देंगे। तो आज का सेशन जो जाएगा वो आज का सेशन जो एमसीक्यू के रूप में जाएगा, जो अभ्यास प्रश्न देखिएगा जो इसका रुक्मणी पब्लिकेशन में किया हुआ है। तो चलिए आज हीट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जो भी नए कैंडिडेट जुड़े हैं उस सारा वीडियो प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहां से देख सकते हैं, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जुड़ के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जो भी नए कैंडिडेट जुड़े हैं, बेसिक साइंस का अगर बात करिएगा तो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में 50 प्रश्न बनता है, जिसमें 2 पोर्शन आता है, एक बेसिक साइंस का आता है, एक इंजीनियरिंग ड्राइंग का आता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग इसलिए ज़्यादा इसमें अभी वीडियो हम डाले हैं और जल्दी कंप्लीट कर रहे हैं क्योंकि इसमें सेट में बहुत लड़कन को कमेंट आ रहा था कि बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, इसलिए इंजीनियरिंग ड्राइंग में 2 चैप्टर समाप्त हो चुका है, तीसरा चैप्टर स्टार्ट है। उसी के साथ बेसिक साइंस में 1 चैप्टर समाप्त हुआ है और न्यूमेरिकल का तो अलग है, और इसी के साथ हीट का चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो बस चैनल से जुड़े रहिएगा, हम मैक्सिमम प्रैक्टिस करवाने का प्रयास करेंगे। चलिए हीट चैप्टर के ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक क्या है, ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक का अगर बात करिएगा तो ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक जो होता है वो बीमा रहित होता है, इसका कोई भी बीमा नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक के कोई भी बीमा राशि नहीं होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि तापमान पैमाना, अगर बात करिएगा तो तापमान पैमाना जो किसी पदार्थ के गुणों पर निर्भर नहीं करता है, बोला गया है कि कौन ऐसा तापमान पैमाना जो आपको 4 ऑप्शन में दिया गया है जो पदार्थ के गुणों पर निर्भर नहीं करता है, पदार्थ के गुणों पर निर्भर नहीं करता है। तो केल्विन पैमाना होता है जो पदार्थ के गुणों पर निर्भर नहीं करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न बोला है कि ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो क्या कहा जाता है। बोला है कि वह ताप जिस पर किसी द्रव का वायु दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वायु दाब जो होता है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसको क्या हम कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो क्वथनांक कहते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, तो क्वथनांक बिंदु कहते हैं, जो वाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है। उसी के केस में जब क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस पर जब होता है तो यहाँ से पानी खोलना शुरू हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा,
इस प्रश्न में कहा गया है कि पारे के एक तापमापी पर 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक समान अंतराल पर निशान बने हैं, तो पिघलती बर्फ में पारा 10वें निशान पर और उबलते पानी में 80वें निशान पर होता है। तो यदि पारा 45वें निशान पर हो तो डिग्री सेंटीग्रेड में इसका तापमान क्या होगा? समझिएगा, बोला गया है कि पारे के एक तापमापी दिया गया है जिसका उसका रेंज जो दिया गया है वो 0 से 100 तक के समान अंतराल पर निशान बने हुए हैं। जब देखिएगा थर्मामीटर देखते होंगे तो सबका निशान रेंज पर बना होता है। वही बोला है कि पिघलती बर्फ में पारा 10वें निशान पर है और उबलते पानी में 80वें निशान पर है। तो यदि पारा 45वें निशान पर होता तो उसका कितना टेम्परेचर होता या कितना तापमान होता? समझिएगा, जैसे ये बताइए कि बोला है कि जब बर्फ पिघलता है तो उसका 10वें निशान पर होता है। बर्फ जब पिघलता है तो उसका स्थान कौन सा होता है? तो उसका स्थान होता है 10वें। और जब पानी उबलता है तो उसका स्थान कौन सा चल जाता है? तो 80वें स्थान पर चला जाता है। तो यहाँ समझिएगा, थोड़ा हम स्पेस ले रहे हैं। देखिएगा, ये बताइए कि एक रेंज हम लेते हैं फ़ॉरेनहाइट, जैसे कि क्या बोला है कि एक तापमापी का हम रेंज लेते हैं जो 0 से 100 तक है। तो जैसे 0 से 100 तक अगर लीजिएगा रेंज, तो इस तरीका से 0 से 100 के हम बनाएंगे तो ई रेंज जो होगा वो 100 का रेंज होगा जो 100 पर है, और जो ई रेंज होगा वो कितना पर होगा? तो 0 पर होगा। तो ये बताइए कि एक रेंज बनाया गया है जो 10वां रेंज बनाया है, और 10वां पर है जो बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाता है। बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाता है तो आपको पता है कि बर्फ़ जो पिघलना शुरू होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है। फिर ये बताइए कि उबलने का जो स्थान है वो बोलता है कि 80 जो दिया गया है, निशान किया गया है 80 नंबर पर, वहाँ है जो उबलना शुरू करता है। तो उबलने के जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये बताइए, बोला है कि 0 से 100 तक के समान अंतराल पर निशान बने हैं और पिघलती बर्फ में पारा 10वें निशान पर है। अभी बताइए 10वें स्थान पर है तो 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलेगा। फिर बोलता है उबलते पानी में 80वें स्थान पर है। तो ये बताइए जब पानी उबलेगा तो कितना डिग्री सेल्सियस पर उबलेगा? तो 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलता है। तो आगे बोला है कि यदि पारा 45वें निशान पर हो जाता है, मानते हैं कोई रेंज यहाँ होगा जो 45वें रेंज है, बोला है कि 45वें रेंज पर अगर पारा है तो बताइए कि यहाँ का तापमान कितना होगा? यहाँ का तापमान कितना होगा? तो जो मैक्सिमम रेंज दिया है, मैक्सिमम 80 दिया है तो ऊपर 80 रखिएगा। और ये बताइए कि मिनिमम रेंज कितना दिया है? तो मिनिमम दिया है 10 नंबर पर, तो 10 रखिएगा। फिर ये बताइए कि आपसे पूछा गया है मैक्सिमम कितना, तो 45 डिग्री पर, तो 45 रखिएगा। और मिनिमम रेंज कितना है? तो मिनिमम आपको पता है कि 10 है, ठीक है। इसी हिसाब से ये बताइए कि मैक्सिमम जो 80 डिग्री पर 80 पर निशान किया गया था उसका टेम्परेचर कितना है? तो उसका टेम्परेचर 100 है, ठीक है। और ये बताइए कि 10 जो निशान सबसे लो में किया गया था उसका टेम्परेचर कितना है? तो 0 है। इसी तरीका से बताइए 45 डिग्री का टेम्परेचर आपसे पूछा है तो उसको 1 मान लीजिए। और ये बताइए कि मिनिमम 0 डिग्री का कितना हो जाएगा? तो इसका भी 0 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ भी मिनिमम कितना होगा? तो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ये सब 0 डिग्री सेल्सियस है। अब इसको सोल्यूशन करिएगा और सिंपल सोल्यूशन है और कुछ नहीं है। सोल्यूशन जब करिएगा यहाँ देखिएगा, ये बताइए कि 80 में से 10 जाएगा तो 70 हो जाएगा, और 45 में से 10 जाएगा तो 35 हो जाएगा, और इस तरीका से ऊपर हो जाएगा जो 100/100 हो जाएगा। ये बताइए 35 दूनी 70 और 50 दूनी 100, तो x का जो मान आएगा वो कितना डिग्री सेल्सियस आएगा? तो 50 डिग्री सेल्सियस आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छे से समझे होंगे। हम बोले कि एक पारे का तापमापी पर है जो 0 से 100 तक समान अंतराल पर निशान बना हुआ है। जैसे देखिए यहाँ है जो 100 है और यहाँ है जो 0 है, और इस पर निशान बना हुआ रहता है। आप देखे होंगे थर्मामीटर में तो निशान सबका बना हुआ होगा। उसमें बोला कि जो 10वें निशान जो दिया गया है वहाँ पर पानी पिघलना शुरू कर देता है। तो पानी पिघलेगा कहाँ? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर। और 80वां स्थान दिया है जहाँ पर पानी खोलना शुरू हो जाता है तो 100 में पर होता है। तो हम बोले कि जो मैक्सिमम निशान माइनस मिनिमम निशान, तो मैक्सिमम निशान 80 हो गया, मिनिमम निशान 10 हो गया। उसी तरीके से आपसे पूछा है मैक्सिमम 45 डिग्री 45वें निशान पर, तो 45वें निशान पर मिनिमम किन लेंगे। उसी तरीका से मैक्सिमम का टेम्परेचर कितना दिया है? तो 100 डिग्री सेल्सियस। ये बताइए जो आपको उससे पूछा है उसका टेम्परेचर हम 1 ले लिए, ठीक है। फिर मिनिमम टेम्परेचर जो मिनिमम दिया था 10वें स्थान पर, जो नीचे से 10वें पर चिन्ह दिया है उसका टेम्परेचर कितना था? तो 0 डिग्री सेल्सियस। तो उसका 0 डिग्री सेल्सियस ले लिए और नीचे भी 0 डिग्री सेल्सियस ले लिए। और यहाँ से सोल्यूशन करेगा तो आपको आंसर जो देखने को मिलेगा वो 50 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं इसमें भी न्यूमेरिकल का मिलेगा तो उसको भी हम कराते लेके जाएंगे, ठीक है। और लास्ट में जो न्यूमेरिकल का सेशन आएगा वहाँ हम आपको छाट के क्वेश्चन हम करवा देंगे जो एलपी और टेक्नीशियन में जो भी मिक्सिंग में आपको प्रश्न न्यूमेरिकल का इस चैप्टर से बना है। अगले प्रश्न में देखिएगा
इस प्रश्न में कहा गया है कि निम्न में से सबसे अच्छा ऊष्मीय चालक चुनिए। बोला गया है कि निम्न में से सबसे अच्छा ऊष्मीय चालक कौन सा है। तो सबसे अच्छा ऊष्मीय चालकता की अगर बात करेगा तो एल्युमिनियम है जो सबसे अच्छा एल्युमिनियम अति ऊष्मीय चालक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि खाना पकाने के बर्तनों के हैंडल उत्पादन हेतु आदर्श पदार्थ में यह होना चाहिए। इसे सिंपल समझिए, जो खाना बनाते हैं और जो हैंडल लगल रहता है, तो हैंडल जो बेकेलाइट का बना होता है उसका क्या गुण होना चाहिए, वो 4 ऑप्शन में दिया गया है। जो हैंडल होता है वो क्या होता है, उष्मा का कुचालक होता है। तो ये बताइए कि उसमें बोला गया है कि क्या गुण होना चाहिए। एक तो बड़ी उष्मा क्षमता होना चाहिए। बड़ी उष्मा क्षमता के मतलब ये हुआ कि उसमें उष्मा मतलब ज्यादा भी देंगे तो उसका एहसास नहीं होता है, मतलब सहने की क्षमता हो। तो हम कह सकते हैं कि उसका उष्मा सहने की क्षमता होना चाहिए और छोटी चलकता होना चाहिए। मतलब उष्मा का छोटी चलकता, एक होता है उष्मा का तेजी से चलकता होता है जो मतलब उष्मा को बहुत तेजी से प्रवाहित करता है, और एक होता है उष्मा की छोटी चलकता मतलब नाम मंत्रा को उष्मा देगा, इसीलिए आप उसको पकड़ के खाना बनाने में आपको सहायता मिलेगा। तो ये बताइए कि जो हैंडल बनल होता है उसका उष्मा, बड़ी उष्मा की क्षमता होना चाहिए सहने का, और उसमें चलकता निम्न होना चाहिए, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसमें 4 गो कथन दिया गया है, इसमें आपको गलत का क्या करना है तो सिलेक्ट करना है। अब ये बताइए, बोला गया है कि जल है जो 273 केल्विन पर जमता है, तो जल है जो 273 केल्विन पर जमता है। दूसरा बोला है कि बर्फ है जो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पिघलना लगती है, और तीसरा दिया है कि जल 100 केल्विन पर उबलता है, और चौथा दिया स्वस्थ मनुष्य के समान ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ये बताइए कि 37 डिग्री सेल्सियस तो सही दिया है कि स्वस्थ मनुष्य का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ये बताइए, ऊपर दिया है कि जल है जो 273 केल्विन पर जमता है, तो आपको पता है कि जल है जो 273 केल्विन पर, 273 कह लीजिए या 0 डिग्री सेल्सियस कह लीजिए, तो ये जमता है, तो ये भी सही है, तो नीचे ऊपर सही है। ये बताइए, बर्फ है जो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पिघलना लगती है, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बढ़ाइएगा तो बर्फ पिघलना शुरू हो जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस करिएगा, 1 डिग्री सेल्सियस करिएगा तो बर्फ पिघलना शुरू हो जाता है, तो ये भी सही है। तो ये बताइए कि ए भी, बी और डी भी सही है। जल 100 केल्विन पर उबलता है, तो ये गलत दिया है। जल जो उबलता है वो कितना डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, ना कि 100 डिग्री केल्विन पर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इसमें कहा गया है कि किस ताप पर फ़ारेनहाइट और केल्विन ताप माप क्रम पर एक समान संख्यात्मक मान होता है। बोला है कि किस ताप पर फ़ारेनहाइट और केल्विन ताप है जो माप क्रम पर एक समान संख्यात्मक मान होता है। यहाँ हम कंसेप्ट बताएंगे, समझिएगा। अगर आपको कभी भी रेंज अगर पूछ देता है फ़ारेनहाइट में, केल्विन में या रीमर में या उसी तरीके से फ़ारेनहाइट में, तो यहाँ आप एक रेंज याद रखिएगा, C-0 डिग्री सेल्सियस बटा 100 - 0 डिग्री सेल्सियस। इसी तरीक़ा से F-32 यहाँ याद रखिएगा, 212 - 32 3 होता है K-273, K-273 यहाँ 373 - 273, इतने याद रखिएगा, यहीं से प्रश्न बनता है। समझिएगा हम समझाना क्या चाह रहे हैं जी। देखिएगा, जैसे ये बताइए हमको कि अगर आपसे पूछे कि बताइए कि बॉइलिंग पॉइंट आती है, बॉइलिंग पॉइंट तो 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है, आपको पता है। जैसे क्वथनांक बोलेगा, एक हिमांक बोलेगा, तो हिमांक वैल्यू होता है जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। ये बताइए 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 273 होता है। तो अगर हिमांक का अगर बात करेगा तो हिमांक में सब बराबर कितना पर होता है, तो हिमांक सब बराबर होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। या दे दे आपको 273 केल्विन दे दे, 273 केल्विन दे दे, या आपको क्या दे दे तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट दे दे, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट दे दे, ये हिमांक हो गया। लेकिन अगर क्वथनांक बोलेगा तो क्वथनांक कितना पर होगा, तो क्वथनांक होगा 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन, 373 केल्विन, या फिर हम 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये सब बराबर होता है। अगर क्वथनांक बोलेगा तो 100 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन भी, 373 केल्विन भी होता है, और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो आपको पता है कि जल का उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो 100 डिग्री ना कह के 373 केल्विन भी हम कह सकते हैं, या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट भी कह सकते हैं। उसी तरीके से हिमांक वैल्यू भी बराबर होता है। अब यहाँ से आपको कंसेप्ट निकलेगा, फिर से हम मिटाते हैं। अब ये बताइए, यहाँ कंसेप्ट जो निकलेगा आपको वो सिंपल यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि एग्जाम में आपको डायरेक्ट बैठाने में सुविधा हो। टाइम अगर बचाना है तो सीधे आपको लिखना है C/100 बराबर F-32 बटा 212। ये बताइए कि K-273 बटा 373, ठीक है। अब ये बताइए, सबको 20 से अगर हम गुना कर देंगे सब में, तो बराबर तो रेशियो वही मिलेगा, तो 20 से गुना करेंगे तो यहाँ जो मिलेगा वो C/5 मिलेगा।
एफ माइनस 32 बटा ये बताइए कि 20 से हम डिवाइड करेंगे तो 20 से ये बताइए कि यहाँ हम 212 माइनस 32 घटाए थे, यहाँ 180 आएगा, माफ करिएगा कितना आएगा तो 180 आएगा, यहाँ 180 आएगा और यहाँ 273 माइनस करेंगे, एक सेकंड यहाँ गलती हुआ है समझिएगा। ये बताइए कि सी बटा 100 बराबर एफ माइनस 32 बटा यहाँ कितना हो जाएगा तो 180 और यहाँ जो होगा के माइनस 273 के माइनस 273 बटा 100 होगा जब माइनस करिएगा तब। अब ये बताइए 20 से गुना करिएगा तो यहाँ जो वैल्यू देखने को मिलेगा सी बटा 5 एफ माइनस 32 बटा 20 से करिएगा तो यहाँ 9 मिलेगा। उसी तरीक़ा से के माइनस 273 बटा 20 से करिएगा तो यहाँ 5 आएगा। तो आपको डायरेक्ट ये कॉम्बिनेशन याद रखना है, आपको ये याद रखेगा तो आपको न्यूमेरिकल बनाने में बहुत आसानी होगा। डायरेक्ट बैठाइएगा, काटने छाटने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो पता चला कि जो 100 वाला भी सही है, लेकिन इतना याद रखिएगा तो आपको कम समय में आप न्यूमेरिकल बना के निकल जाएगा। और इसी से बहुत प्रश्न पिछले बार मेंस में पूछा गया है कि सी बटा 5 बराबर एफ माइनस 32 बटा 9 बराबर के माइनस 273 बटा 5। अब जिसका पूछेगा वो हिसाब से आप अरेंज करके बना सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ फ़ारेनहाइट और केल्विन के कंपैरिजन पूछा है तो फ़ारेनहाइट और केल्विन के लेकर और बना देना है। अब समझिएगा, यहाँ अब सीधे सवाल पर चलते हैं। आपको बोला है कि फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट एफ माइनस 32 ले लेंगे, अब बटा 9 होता है। और ये बताइए केल्विन, तो पता है कि के होता है 273 और बटा 5 होता है। अब ये बताइए बोला फ़ारेनहाइट और केल्विन का तापमाप क्रम पर समान संख्या में होगा। ये बताइए कि एफ बराबर के कितना डिग्री पर होगा। तो ये बताइए कि एफ की जगह पर हम के बैठाएंगे तो के माइनस 32 हो जाएगा बटा 9 और ये बताइए के माइनस 273 बटा 5 हो गया। अब यहाँ से जब करेंगे तो देखिएगा यहाँ हो जाएगा 5k माइनस 160, 5 दूनी 10, 5 15, 116, यहाँ हो जाएगा 9k माइनस ये हो गया 9 तिया 27 और 9 सत्ते 63, 63 और 2 कितना हो जाएगा 65 और 9 दूनी 18, 18 और 6 कितना हो जाएगा 24, तो 2457 होगा। अब यहाँ देखिएगा, अगर यहाँ देखिएगा ये बताइए कि 5k है तो 9k उस साइड जाएगा और 2457 इस साइड लावेंगे, तो 2457 यहाँ जो हम करेंगे वो 2457 में से 160 माइनस करिएगा तो 2457 प्लस में हो जाएगा, तो 2457 माइनस कितना हो जाएगा तो 160 और बराबर कितना हो जाएगा तो बराबर हो जाएगा ये 5k इन्हें आएगा तो 9 4 अति 5 4 9 4k हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा तो यहाँ 4k हो जाएगा। यहाँ लिख लीजिएगा, यहाँ क्या है तो 4k है। हम क्या लिख सकते हैं यहाँ, तो यहाँ हम 4k लिखेंगे। देखिएगा यहाँ 4k है, अगर यहाँ नहीं दिख रहा है तो यहाँ लिख लीजिए यहाँ 4k है। अब ये बताइए कि 7 में से गया तो यहाँ 7 हो गया। ये बताइए 5 में से यहाँ कितना था तो 160 है, तो 10 5 15 में से 6 गया तो 9 6 15, यहाँ 9 हो गया। ये जब 3 बचा, 3 में से 1 गया तो यहाँ 2 बचा, यहाँ 2 बचा, यहाँ भी 2 बचा। और इसी तरीक़ा से ये बताइए ये कितना हो गया तो 4k हो गया। तो k जब निकालिएगा तो 4 से भागा दीजिएगा तो 5 को 20, फिर हो जाएगा कितना तो 7 को 28, 1 और 4 को 16, 1 4 दूनी 8, मतलब 574 पॉइंट कुछ आएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा 574.25 डिग्री होगा, 574.25 डिग्री होगा। अब ये बताइए कि अगर डिग्री में दिया है तो आप आसानी से यहाँ बता सकते हैं कि डिग्री में दिया है तो के की जगह पर फ़ारेनहाइट रख लीजिएगा, के की जगह पर फ़ारेनहाइट रख लीजिएगा। हम ध्यान नहीं दिए थे, लेकिन डिग्री है तो फ़ारेनहाइट रख लीजिएगा। कहते हैं देखिए केल्विन है जो डिग्री में नहीं होता है, वैल्यू आपको सेम मिलेगा, वैल्यू में कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन यहाँ जो हम के की जगह एफ की जगह पर के रखे हैं उस जगह पर क्या आपको रख देना है तो उस जगह पर एफ रख दीजिएगा। तो ये वैल्यू किसका आ जाएगा तो एफ का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप खुद काम कर लीजिएगा, ये ना है कि कमेंट में लिखिएगा कि सीधे केल्विन को डिग्री में आप कैसे ले लाएं। तो ये बात हम यहीं बोल दिए हैं कि आप एफ के जगह पर के रखे हैं हम, लेकिन आपको रखना है के की जगह पर एफ रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, या फिर से हम बता देते हैं आपको, सारा सोल्यूशन कर लीजिएगा। जिसे हम सी बटा 5 बताएं बराबर, ये बताइए सी पर नहीं दिया है, दिया है किस पर तो फ़ारेनहाइट पर। एफ माइनस 32 बटा ये बताइए क्या हम बताए थे 9, के माइनस 273 और बटा क्या होता है 5। हम बोले थे कि फ़ारेनहाइट और केल्विन को बोला है कि समान संख्या होता है, मतलब एफ बराबर के। अब यहाँ जो लेना है एफ, के की जगह पर लेना एफ। तो ये बताइए एफ माइनस 32 बटा 9 बराबर यहाँ एफ हो जाएगा। तो ये बताइए के की जगह पर एफ रखिएगा और माइनस 273 और बटा 5। बस इसी को सोल्यूशन करिएगा, आपको आंसर वही देखने को मिलेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि यदि ए अलग अलग बी
तथा C के साथ ऊष्मीय संतुलन में है तो B तथा C आपस में ऊष्मीय संतुलन में होंगे। बोला है कि यदि A अलग अलग B तथा C के साथ ऊष्मीय संतुलन में है तो B तथा C आपस में भी ऊष्मीय संतुलन में होंगे। हम आपको समझाते हैं। जैसे एक नियम पढ़े होंगे ऊष्मा का शून्यवां नियम। ऊष्मा का शून्यवां नियम में कहा जाता है कि अगर A का ताप B के ताप के बराबर है और अगर B का ताप है जो C के ताप के बराबर है तो फिर A का ताप है जो C के ताप के बराबर होगा। और ये नियम किसने कहा गया था? तो ऊष्मीय गति का शून्यवां नियम में कहा गया है। ऊष्मीय गति का शून्यवां नियम में बोला गया है कि अगर A का ताप B के ताप के बराबर है और B का ताप C के ताप के बराबर है तो जो फाइनल रिजल्ट जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा A के बराबर C भी हो सकता है। A के बराबर C भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बात किस में बोला गया था? तो ऊष्मा गति का या ऊष्मीय गति के शून्यवां नियम में कहा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न में देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा उच्चतम होती है? तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा उच्चतम किसका होता है? तो जल का होता है। विशिष्ट ऊष्मा उच्चतम का मतलब ये होता है कि ज्यादा ऊष्मा लेके कम ठंडाता है, ज्यादा ऊष्मा लेके कम गर्म होता है, ज्यादा ऊष्मा लेके कम गर्म होता है, उसी को हम विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बोला है कि चावल पकाने में सबसे अधिक समय लगता है। आपको बोला गया है कि चावल पकाने में सबसे अधिक कहाँ लगेगा? तो ये बताइए कि आपको पता है कि जो वायुमंडलीय दाब जो होता है, वायुमंडलीय दाब जो होता है, वायुमंडलीय दाब होता है जो समानुपाती होता है क्वथनांक के। और ये बताइए क्वथनांक होता है जो व्युत्क्रमानुपाती होता है वाष्पीकरण के। ये लिख लीजिएगा। देखिएगा ये वाष्पीकरण है, ये हम शॉर्ट में लिख देते हैं। ये जो वायुमंडलीय दाब होता है, ये बताइए ये वायुमंडलीय जो दाब होता है, वायुमंडलीय दाब होता है जो समानुपाती होता है किसका? तो क्वथनांक के होता है। और ये बताइए क्वथनांक के होता है और व्युत्क्रमानुपाती किसका होता है? तो वाष्पीकरण का होता है। लिख लीजिएगा वाष्पीकरण का होता है। अब ये बताइए कि ऊपर जाते में वायुमंडलीय दाब घटता है, तो जब वायुमंडलीय दाब घटेगा तो क्वथनांक भी घटेगा, और जब क्वथनांक घटेगा तो वाष्पीकरण तेज हो जाएगा। तो वाष्पीकरण मतलब बहुत जल्दी भाप बन के बाहर निकल जाएगा, तो सीझने में प्रॉब्लम होगा। सिंपल समझिएगा कि जब चावल आप बनाते हैं तो चावल में ऊपर ढक्कन लगाते हैं तब चावल बराबर सीझता है, लेकिन वही ढक्कन अगर हटा लेते हैं तो उसमें जितना भी उसमें भाप बनता है वो बाहर निकलता है तेजी से, तो उसमें ज़्यादा समय लगता है, ज़्यादा आपको उष्मा देना पड़ेगा। इसलिए बोला है कि जब बताइए सबसे अधिक समय कहाँ लगेगा? तो ये बताइए कि जब पहाड़ पर ले जाएंगे, ऊंचाई पर ले जाएंगे तो वहाँ तो वायुमंडलीय दाब घटेगा, क्वथनांक भी घटेगा, लेकिन वाष्पीकरण बहुत तेजी से होगा, और वाष्पीकरण जब तेजी से होगा तो चावल बनने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि सबसे ऊंचा कौन होगा? तो माउंट एवरेस्ट पर परेशानी ज़्यादा होगा। लेकिन बोलेगा कि चावल पकाने में सबसे अधिक समय कहाँ लगेगा? तो माउंट एवरेस्ट पर। सबसे कम समय कहाँ लगेगा? तो जो नीचे होगा वो सबसे कम समय लगेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में कहा गया है कि 1000 ग्राम बर्फ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है और 1080 ग्राम जल का जिसका तापमान 80 डिग्री सेल्सियस है, तो मिश्रित किया जाता है तो मिश्रण का तापमान क्या होगा? बोला है कि 1000 ग्राम बर्फ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस और 1080 ग्राम जल जिसका तापमान 80 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको मिश्रित करते हैं, मतलब मिला देते हैं, तो मिश्रण का तापमान क्या होगा? तो इसका एक फॉर्मूला याद रखिएगा कि एम वाटर, एक सेकंड पहले लिखिएगा। जैसे बर्फ का अगर हम बात करते हैं तो आइस का लिख सकते हैं। ये बताइए कि आइस का जो होगा, आइस का कह सकते हैं, तो आइस का जो द्रव्यमान होगा IM, ये बताइए द्रव्यमान अगर हम आइस का लिखेंगे तो ये आइस का द्रव्यमान हो गया, और ये बताइए कि यहाँ जो होगा वो आइस का क्या हो जाएगा? तो टेम्परेचर होगा। आइस का टेम्परेचर /2 होगा प्लस 80 प्लस T बराबर करिएगा। ये बताइए कि एम होगा वाटर का, और ये बताइए कि वाटर का उष्मा माइनस T। ये फार्मूला लगाइएगा तो आपको मिश्रण का ताप निकल के आएगा। आइस का द्रव्यमान इंटू माइनस आइस का जो टेम्परेचर दिया हुआ है /2 प्लस 80 प्लस T हो गया मिश्रण का ताप, बराबर एम आइस का, एम वाटर का, ये वाटर का द्रव्यमान दिया है तो एम वाटर का द्रव्यमान हो गया, W और W जो वाटर का उष्मा कितना दिया है डिग्री सेल्सियस, और ये हो गया मिश्रण ताप। अब इसी पर बैठाइएगा। ये बताइए कि आइस का कितना दिया है? तो आइस का जो दिया है वो 1000 ग्राम बर्फ का दिया है। तो ये बताइए कि यहाँ तो जगह नहीं, स्पेस नहीं मिलेगा। यही परेशानी होता है इस क्वेश्चन को बनाने में। आप लोग हम बोलते हैं भी कि जो क्वेश्चन है ना जो थोड़ा स्पेस से ज़्यादा खोजता है और स्पेस हमको मिलता नहीं है। एक सेकंड,
समझिएगा, हम समझाने का प्रयास आपको कर रहे हैं। इसमें जो कहा गया है, अगर बात करिएगा, थोड़ा जगह बनाने दीजिए इसका। ये बताइए हम क्या बोले, जैसे ये बताइए कि हम बोले यहाँ लिख देते हैं एम आइस का हो गया फार्मूला, ऊपर हम लिख देते हैं एम आइस का हो गया माइनस क्यू आइस का टेम्परेचर हो गया और प्लस 80 और प्लस टी हो गया। और फिर इसी तरीक़ा से वाटर का लिखेंगे तो एम वाटर हो गया, फिर हो गया क्यू डब्लू वाटर का तापमान हो गया माइनस टी। इसी फार्मूला पर बैठाइए। एम आइस का द्रव्यमान कितना दिया है तो 1000 ग्राम दिया है, तो 1000 ग्राम लिख दिए। ये बताइए इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से पूरा 0 हो जाएगा, प्लस 80 हो जाएगा और प्लस टी हो जाएगा। उसी तरीक़ा से ये बताइए कि इसका कितना होगा, तो इसका 1080 हो जाएगा, वाटर का 1080 हो गया। और क्यू डब्ल्यू कितना दिया है, तो ये बताइए वाटर का तापमान कितना दिया है, तो 80 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो 80 हो गया और माइनस टी आएगा। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन करिएगा तो ये बताइए कि 1 0 से 1 0, ये बताइए 25 चौको 100 कटेगा और यहाँ काटिएगा तो 4 मतलब 4 दूनी 8। और ये बताइए कि 25 चौको 100 हो गया, ये 0 से 0, 25 चौको 100 हो गया। ये बताइए कि 4 दूनी 8 हो गया और 4 दूनी 8 हो गया। ये बताइए 25 से करेंगे तो 25 8 200 हो जाएगा, 25 8 200 हो गया। तो ये बताइए यहाँ 2000 हो गया, प्लस यहाँ 25 टी हो गया। उसी तरीक़ा से ये बताइए 108 यहाँ 22 से, तो 22 से गुना करेंगे तो 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 1 17, 1760 माइनस 22 टी हो गया। 22 टी इन्हें लाइएगा तो कितना हो जाएगा, तो 5 2 7, एक सेकंड कितना दिया है, 1080 दिया है, 0 से 0 हो गया। ये बताइए यहाँ 25 चौको 100 हो गया, यहाँ 4 मरतबे काटेंगे तो 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 2 7 चौको 28, तो यहाँ 27 आएगा, माफ करिएगा यहाँ 27 आएगा। ये बताइए यहाँ जब 27 आएगा तो 27 से गुना करिएगा यहाँ, एक सेकंड समझिएगा। ये बताइए 27 से गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, ये तो पूरा काटना पड़ेगा ना। समझिएगा, ये बताइए 27 से गुना करेगा तो 27 से करिएगा तो 8 7 56 हो गया और 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और कितना हो गया तो 21 हो जाएगा। ये बताइए 8 7 56 के 6 और 8 दूनी 16, 16 और 5 21 और यहाँ 0 बैठाइएगा और यहाँ हो जाएगा 27 टी हो जाएगा। फार्मूला सेम है, बस जो भी सोल्यूशन करना सोल्यूशन कर लीजिए। 27 से नहीं करिएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो 52 टी हो जाएगा, 52 टी और 2000 होने जाएगा तो कितना बच जाएगा, तो 160 बचेगा। ये बताइए टी वर्ग कितना लेना है, तो 160/52 लेना है। इसको जब काटिएगा तो कितना मरतबा जाएगा, तो 5 दूनी 10 5 5 3 दूनी 6, 2 मरतबा 104 हो गया, 3 मरतबा नहीं लगेगा तो 2 मरतबा अप्रॉक्स 2 मरतबा लगेगा, तो हम कह सकते हैं 2 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्स है। एक बात इसमें याद रखिएगा कि अगर माइनस में रहेगा तो 0 डिग्री सेल्सियस या 100 या 0 के बीच में रहेगा तो 0 डिग्री सेल्सियस ही लेना है। तो इसका राइट आंसर 2 डिग्री सेल्सियस किसके करीब जाएगा, तो 100 के 40 को तो जाएगा नहीं, 60 के जाएगा नहीं, 80 के जाएगा नहीं, तो इसका कितना होगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस इसका राइट आंसर होगा। इसका जब कंसेप्ट पढ़िएगा थ्योरी में तो सिंपल बताया जाता है कि अगर माइनस में भी आया है तो 0 डिग्री सेल्सियस दे सकते हैं, या 500 डिग्री सेल्सियस आता है तो 100 डिग्री सेल्सियस देना है। एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं कि जैसे आ गया मेरे पास 500 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन में 100 डिग्री सेल्सियस के रेंज में दिया है, तो इसका आंसर जो होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा जब ऑप्शन में नहीं दिया हुआ तब। इसी तरीका से अगर मानते हैं आ गया -20 डिग्री सेल्सियस, तो आपको ऑप्शन में -20 डिग्री सेल्सियस नहीं दिया हुआ है तो 0 डिग्री सेल्सियस ही मानना है। उसी तरीका से यहाँ दिया है 2 डिग्री सेल्सियस, तो लेना कौन सा है, तो 0 डिग्री सेल्सियस ही लेना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, दोस्त बता देते हैं कि न्यूमेरिकल का पार्ट हम पर डे लेके आते हैं, लेकिन आप भी देख रहे हैं कि एक छोटे मोबाइल से बनाते हैं तो इसमें लिखने में लिखावट में बहुत प्रॉब्लम होता है, इसलिए न्यूमेरिकल का पार्ट होता है लंबा। अब कुछ होता है जो उसका सोल्यूशन डीपली देना पड़ता है, तो कुछ स्टूडेंट का हम सीधा ऑप्शन बता देते हैं और उसका हम मेथड बता देते हैं, फार्मूला बता देते हैं, तो कहते हैं कि आप एक्सप्लेन सही से किए ही नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि छोटा छोटा कर उसको हम लाते रहते हैं काट के, कि क्वेश्चन हम यहाँ समझा सके। तो प्रॉब्लम है, आप सपोर्ट करिए कि जल्द ही आपको न्यूमेरिकल का भी पार्ट हम बहुत अच्छे से यहाँ करा सके। तो अगले प्रश्न देखिएगा, इसमें बोला गया है कि ऊंचे स्थानों पर पानी कम ताप पर उबलता है क्यों जैसे ऊंचे स्थान पर पानी कम ताप पर उबलता है क्यों, तो वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण। हम क्या बताए थे कि जब वायुमंडलीय दाब होता है, जो वायुमंडलीय दाब का अगर बात करिएगा तो वायुमंडलीय दाब जो होता है वो समानुपाती किसका होता है, तो क्वथनांक का होता है।
क्वथनांक का होता है। अब ये बताइए कि जब ऊपर जाइएगा तो वायुमंडलीय दाब घटेगा, और वायुमंडलीय दाब घटेगा तो क्वथनांक भी घटेगा, और क्वथनांक जिसको खोलना चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्वथनांक घट के खोले लगेगा 85 डिग्री सेल्सियस या 60 डिग्री सेल्सियस पर। तो हम कह सकते हैं कि जब दाब कमेगा तो ऊपर जाने पर दबाव कमेगा, तो दबाव कमेगा तो क्वथनांक भी कमेगा, और क्वथनांक कमेगा तो कमे टेम्परेचर पर पानी खोलना शुरू हो जाएगा। तो वही बोला है कि ऊंचे स्थानों पर पानी कम ताप पर उबलता है। क्यों? क्योंकि ऊपर वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण हम इससे रिलेट करके भी हम बता दिए कि वायुमंडलीय दाब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्वथनांक का। तो क्वथनांक जब वायुमंडलीय दाब घटेगा तो क्वथनांक भी घटेगा, और क्वथनांक घटेगा जिसको खोलना चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस पर, वो खोलने लगेगा कम डिग्री सेल्सियस पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि किसी वस्तु का ऊष्माधारिता निर्भर करती है। किसी भी वस्तु की ऊष्माधारिता जो निर्भर करती है वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। ऊष्माधारिता किस पर निर्भर करती है? तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न में देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है, इस प्रश्न में कहा गया है कि किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा निर्भर करती है। किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? तो किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा जो निर्भर करती है वो प्रकृति पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? तो विशिष्ट ऊष्मा होता है जो प्रकृति पर निर्भर करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बोला है कि सामान्यतः पानी गर्म होती है। ये बताइए कि पानी गर्म होती है कौन सी विधि से? चालन विधि से, विकिरण विधि से, या संवहन विधि से? तो संवहन विधि से पानी होता है जो गर्म होता है। पानी दे दे द्रव और गैस जो गर्म होता है वो किसकी विधि से होता है? तो संवहन विधि से होता है। चालन विधि से होता है जो मतलब संपर्क से गर्म होगा। जैसे मानते हैं कि ये कोई टुकड़ा ले लिए या कोई भी पदार्थ ले लिए ठोस, तो यहाँ जब गर्म करेगा तो इसका पार्ट यहाँ भी गर्म होगा, यहाँ भी गर्म होगा, तो ये चालन विधि से होता है। और विकिरण विधि के कोई माध्यम की जरूरत नहीं होता है, डायरेक्ट गर्म कर देता है बिना माध्यम के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पानी गर्म होता है संवहन विधि से। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में कहा गया है कि ताप की अवधारणा निम्न में से किस नियम से ली गई है? तो ताप की अवधारणा हम बताए थे कि A बराबर B, A का ताप B के ताप के बराबर है, B के ताप C के ताप के बराबर है, तो C का ताप A के ताप के बराबर हो जाएगा। जिसे बोला गया है कि A के ताप B के ताप बराबर है और B के ताप C के ताप के बराबर है, तो C का ताप A के ताप के बराबर, या इसी को हम लिख सकते हैं कि A का ताप C के ताप के बराबर होगा। और ये कौन सा नियम में कहा गया था? तो उष्मागति का शून्यमा नियम में कहा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि C तापमान पर, इसको 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर बोलना चाहिए, C तापमान पर 1 ग्राम बर्फ को 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर भाप में परिवर्तित किया जाता है, तो इस प्रक्रिया में आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या होगी? बोला गया है कि एक C ताप पर 1 ग्राम बर्फ को 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर भाप में परिवर्तित करना है। कहाँ करना है? तो भाप में परिवर्तित किया जाता है। तो इस प्रक्रिया में आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या होगा? ये क्वेश्चन या इस टाइप पर क्वेश्चन पिछले बार रेलवे में जो मेंस पेपर लिया था उसमें कम से कम तो 4 से 5 क्वेश्चन पूछ दिया था। आप जब पिछले वेटेज जब प्रीवियस पेपर देखेगा तो हीट चैप्टर से सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछा गया था, और जिसमें अगर 4-5 जो मेथड है तो उसमें से एक मेथड इस पर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बना था। और ये मेथड है जो आपको पता है कि थोड़ा लड़कन को ज़्यादा परेशानी कैंडिडेट को करता है। देखिए हम समझाते हैं। जैसे ये बताइए, बोला है कि 1 ग्राम बर्फ है। अब ये बताइए, हम बोले थे कि उसमें जब किसी अवस्था को चेंज करेंगे तो उस समय तापमान कॉन्स्टेंट होता है और वहाँ गुप्त ऊष्मा काम करता है। तो गुप्त ऊष्मा का फॉर्मूला होता है Q बराबर ml, Q बराबर ml, और विशिष्ट ऊष्मा का फॉर्मूला होता है Q बराबर ms थीटा। याद रखिएगा, जब अवस्था परिवर्तन करना रहेगा तो Q बराबर ml लगाइएगा, और जब आपको तापमान बढ़ाना रहेगा तो ms थीटा लगाइएगा। गुप्त ऊष्मा यही कहता है कि तापमान को स्थिर करके हम अवस्था को चेंज कर देंगे, और विशिष्ट ऊष्मा कहता है ये कि हम तापमान को परिवर्तन करेंगे। जैसे 10 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक ले जाएंगे, या 500 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस, मतलब यही काम करेगा कौन? तो विशिष्ट ऊष्मा धारिता। अब ये बताइए कि आपको बर्फ को पहले 0 डिग्री सेल्सियस तक पानी में ले जाना है, तो ये बताइए कि अगर बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस से पानी में जाएगा तो मानते हैं ये बर्फ है, तो ये बर्फ में द्रव्यमान कितना दिया है? तो 1 ग्राम दिया है, और यहाँ से आपको पहले पानी में ले जाना है, तो पानी में ले जाइएगा 0 डिग्री सेल्सियस के पास ले जाइएगा, और ये बताइए कि द्रव्यमान तो चेंज नहीं होगा, यहाँ भी 1 ग्राम होगा और यहाँ भी 1 ग्राम होगा, और आगे भी चेंज करिएगा तो ये बताइए यहाँ आवेगा तो 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ फिर चला आवेगा 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो यहाँ भी 1 ग्राम रहेगा, यहाँ भी 1, और यहाँ से आपको गर्म करके भाप में बदल देना है, यहाँ से गर्म करके भाप में बदलना है। तो ये बताइए कि यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ है, बर्फ 0 पर है, कहा है कि बर्फ मेंशन कर दिया है, तो पहले बर्फ से आपको पानी में जाना पड़ेगा 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ जब अवस्था चेंज हो रहा है तो यहाँ जो हम फार्मूला लगाएंगे कौन सा लगाएंगे? तो Q बराबर ml लगाएंगे,
Q बराबर ml लगाएंगे। अब ये बताइए Q हो गया, द्रव्यमान कितना दिया है तो 1 दिया है, और ये बताइए कि आपको पता होगा कि ऊष्मा चालकता जो होता है वो कितना होता है कि इसका बर्फ का तो 80 कैलोरी होता है, 80 कैलोरी। तो यहाँ से Q जो आ गया वो कितना आ गया तो 80 कैलोरी आ गया। ठीक है, अब हम पहुंच गए कहाँ तो 0 डिग्री सेल्सियस पर। अब ये बताइए 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस जाने के लिए हमको विशिष्ट ऊष्मा लगाना होगा, क्योंकि अवस्था चेंज नहीं हो रहा, तापमान में परिवर्तन कर रहे हैं। तो यहाँ हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे तो Q बराबर mh थीटा लगाएंगे। तो यहाँ Q बराबर mh थीटा लगाइएगा तो Q बराबर mh थीटा हो गया। तो ये बताइए Q का Q देंगे और m का मान कितना हो गया तो m का मान 1 देंगे। और ये बताइए कि आपको पता है कि जल का जो विशिष्ट ऊष्मा होता है वो 1 कैलोरी में 1 होता है, तो कैलोरी में 1 दे दिए, और टेम्परेचर कितना दिया है तो 100 दिया है, तो 100 हो गया। तो यहाँ से जो Q आ गया वो कितना आ गया तो 100 कैलोरी आ गया। ये पहला 2 स्टेप हो गया। अब तीसरा स्टेप देखिएगा, ये हो गया 2 स्टेप। तीसरा स्टेप में आप ये बताइए कि अब 100 डिग्री सेल्सियस से आपको कहाँ लेके जाना है तो 100 डिग्री सेल्सियस से आपको भाप बनाना है। तो यहाँ भी अवस्था चेंज करेंगे तो यहाँ भी लगाएंगे Q बराबर ml। अब ये बताइए Q निकालना है, m हो गया A1, और ये बताइए गुप्त ऊष्मा भाप का कितना होता है तो 536 होता है, 536 कैलोरी होता है, 536 कैलोरी होता है। तो यहाँ जो Q निकलेगा वो कितना निकलेगा तो 536 कैलोरी निकलेगा। अब सारा को ऐड कर दीजिए, टोटल ऊष्मा निकल जाएगा। तो Q बराबर कितना हो जाएगा तो 80 हो जाएगा, प्लस 100 हो जाएगा, और प्लस 536 हो जाएगा। तो ये बताइए 636 और 6 हो गया, 8 3 11 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी 716 कैलोरी होगा, 716 कैलोरी होगा। दोस्त इसको हम समझाने का प्रयास किए हैं, इसको रिपीट करके देखिएगा, ताकि पिछला बार बहुत क्वेश्चन इससे बना है, इसलिए हम इसको डिटेल में आपको एक्सप्लेन किए हैं। इसको 1 से 2 बार जरूर देखिएगा, और जब प्रीवियस सेट लगाते होंगे तो जरूर आपको पता होगा कि हीट से ही चैप्टर से क्वेश्चन अच्छा खासा बना था। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि 5 लीटर बेंजीन का भार होगा। तो 5 लीटर बेंजीन का अगर भार का बात करिएगा तो 5 लीटर बेंजीन का भार होगा वो जाड़े में अधिक होगा गर्मी के तुलना में। तो जाड़े में अधिक होगा गर्मी के तुलना में, किसमें तो बेंजीन में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि 40 ग्राम एल्युमिनियम की ऊष्मीय क्षमता 0.2 कैलोरी पर ग्राम केल्विन है होगा। तो ये बताइए ऊष्मीय क्षमता का अगर बात करेगा तो ऊष्माधारिता का फॉर्मूला जो होता है वो H बराबर होता है MS होता है। अब ये बताइए H निकालना है, M कितना, द्रव्यमान कितना दिया है तो 40 ग्राम दिया है, और ये बताइए कि E विशिष्ट ऊष्मा दिया है, तो विशिष्ट ऊष्मा आपको कैलोरी पर ग्राम, तो इसका होता है कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन ये बताइए 0.2 कैलोरी पर ग्राम केल्विन दिया है, तो आपको पता है कि 1 कैलोरी बराबर कितना होता है तो 4.2 जूल होता है। तो ये बताइए जूल में इसको हम कन्वर्ट करेंगे, तो ये बताइए 0.2 कैलोरी बराबर कितना होगा तो 0.2 को हम 4.2 से गुना कर देंगे, तो ये बताइए 42 दूनी 84, मतलब 0.84 जूल बटा केल्विन हो जाएगा। अभी बताइए यहाँ लिख दीजिए 0.84 जूल केल्विन। अब इसको गुना करिएगा तो ये बताइए चचो को 16 हो गया, और चचो को 32 और 1 33 हो गया। तो ये बताइए 1 पॉइंट से तो 1 पॉइंट खत्म हो जाएगा, तो 1 पॉइंट बच जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा तो 33.6 जूल डिग्री सेल्सियस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्त बता देते हैं कि आपको अप्रॉक्स टाइम अच्छा खासा हो गया है, मात्र 20 क्वेश्चन इसमें हम करवाए हैं, और इसको हम 30 क्वेश्चन तक भी लेके जा सकते थे, लेकिन यही था कि न्यूमेरिकल हम एनालिसिस नहीं करते, डायरेक्ट आपको हम आंसर मारते चल जाते हैं, या क्वेश्चन को हम कंसेप्ट नहीं समझा पाते। तो आपको ये पसंद अगर आया है कि नहीं एक्सप्लेन करते चलिएगा, तो जरूर कमेंट में अपना कमेंट करिएगा कि इसी तरीका से एक्सप्लेन करना है। लेकिन अगर किसी कैंडिडेट को अगर प्रॉब्लम होता है कि नहीं सीधे आंसर मारते चलिए, तो भी कमेंट में लिख दीजिएगा, जो हिसाब से आप कहिएगा उसी हिसाब से बस आंसर मारेंगे, तो आपको क्वेश्चन के नंबर ऑफ संख्या ज़्यादा हो जाएगा, और अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो क्वेश्चन के नंबर ऑफ संख्या कम होगा। तो आप ये भी देखिएगा कि ये सब हीट चैप्टर हो गया, उसी तरीके से चल रहा है लाइन्स चैप्टर, क्या बोलते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रोजेक्शन चल रहा है। इसमें कम क्वेश्चन इसलिए हम लेते हैं क्योंकि कम क्वेश्चन करके ही हम कंसेप्ट समझा सकते हैं। ठीक है, तो अपना राय जरूर दीजिएगा। अगर ये सेशन आपको पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर राय दीजिएगा। ये सेशन को देखने के लिए धन्यवाद।